4 साल बाद वे मिल रहे थे। 3 मित्र जो कॉलेज के दिनों में प्रायः साथ ही दिखाई देते थे। नमन से मिलने आए राहुल और मयंक। बातों का सिलसिला कहाँ रुकने वाला था। नाश्ते के बाद संघर्ष की कहानियां आरंभ हुई। मयंक के पास अब एक नौकरी है और दूसरा कोई है नहीं परिवार में। परिवार की बस यादें हैं। पापा थे तो कितनी सारी शिकायतें रहती थीं उनसे। कभी समाप्त न होने वाली शिकायतें पिता की देह के साथ ही भस्म हो गईं। बहनें अपने अपने घर परिवार की हो गई थीं, तो माँ की बीमारी में भी बहुत कम आ पाईं। माँ के बाद मानसिक संबल तो मिला मयंक को बहनों से, पर वे साथ रहने तो नहीं आ सकती थीं अपना परिवार छोड़कर। जीजाओं ने उसके रोजगार के लिए खूब प्रयास किए, समझाया, सहारा दिया, फोन पर ही सही पर समय दिया उसे। राहुल की कहानी भिन्न ही है। अतीत याद करता है तो किसी अंधेरी खाई का आभास होता है। शराबी पिता, गांव की खेतीबाड़ी, माँ के दुख, चाचा द्वारा शराबी भाई की सब संपत्ति हड़प लेना और दुख पर दुख झेलने में असमर्थ राहुल का नशेड़ी हो जाना, फिर नमन का मिलना, राम रसायन में आना जाना, नशा छूटना, हॉस्टल में अभावग्रस्त दिन काटना, राम रसायन से भावनात्मक और मानसिक सहारा मिलना, छोटी छोटी सुविधाएं देकर भी खड़े होने में सहायक रहा राम रसायन, फिर पवित्र जीवन को समझना और संयमित जीना, हरिनाम से जुड़ना, तो जैसे चमत्कारी परिवर्तन, जीवन में शुभकारी परिवर्तन आते जाना। नीरजा भाभी की कंपनी में काम करते हुए सीढ़ी सीढ़ी जीवन की ऊंचाइयां पाना, सब बातें होते होते रसोई से सब्जियों की सुगंध आने लगी थी। तीनों की बातें क्षण भर को ठहर गईं। तीनों ही घर के खाने से वंचित प्राणी थे। सालों से वंचित नमन 3 साल विदेशों में रहकर आया। माँ के हाथ का खाना पूरे 3.5 साल बाद मिलेगा उसे। राहुल को बचपन में ही माँ के हाथ का खाना मिला था। माँ के बिस्तर पकड़ते ही मयंक भी स्वाद राशि से वंचित ही रहा। होटलों के भोजन से बहुत ऊब होने लगी थी उसे, पर अपनी सामर्थ्य खिचड़ी और दाल बनाने से अधिक बढ़ा नहीं पा रहा था वह। नमन विदेशों के अनुभव सुनाने लगा। सबसे बड़ी परेशानी पेट भरने की। शाकाहारी का अर्थ हमारे लिए कुछ और है, विदेशियों के लिए कुछ और। ऐसे भोजन की वे कल्पना भी नहीं कर पाते जिसमें अंडा, प्याज, लहसुन कुछ भी न हो। शुद्धि अशुद्धि की बातें तो वहाँ करेगा ही कौन। अपने यहाँ पैक आहार पर हरी बिंदी देख लो और निश्चिंत होकर खा लो, पर वहाँ वीगन आहार लेना पड़ता था, कई गुना महंगा। वीगन कहे बिना गुजारा नहीं। वीगन है तो न उसमें दूध, दही, घी, पनीर जैसा या मक्खन जैसा कुछ होगा, न अंडा वंडा। चलो दूध अलग से पी लें, पर वीगन फूड की महंगाई के कारण बचत बहुत कम हो पाई। आखिर विदेशों में कोई भटकता क्यों है? पैसे के लिए ही ना। राम रसायन का बेटा अय्याशी करने तो जाएगा नहीं। खाना लग गया था। हीरा बुलाने आया तो तीनों मित्र नमन के कमरे से निकलकर भोजन कक्ष में आए। सुमित्रा जी बहुत लाड़ से परोसती रहीं। नीलम रसोई से मेज तक अनेक बार दौड़ी। हीरा अपने बेटे पन्ना को गोद में लिए बाहर टहल रहा था। कान उसके अंदर ही लगे थे कि कोई भी पुकारे तो पलक झपकते उपस्थित हो जाएगा। पंडित जी कथावाचन के लिए गए थे, वे शाम को ही घर लौटेंगे। तीनों मित्रों ने धीरे धीरे एक एक पदार्थ का भरपूर आनंद ले लेकर भोजन किया। भरे पेट में भी मनुहार कर करके खीर खिलाई सुमित्रा जी ने, और फिर वे सब हॉल में आ बैठे। सुमित्रा जी सुबह से इस आओ भगत के लिए व्यस्त ही रहीं। अब बातचीत की फुर्सत मिल पाई थी उन्हें। रसोई का बाकी काम नीलम संभाल रही थी। राहुल ने कहा, आप अपने आप को बहुत थका डालती हैं माँ, यह आदत ठीक नहीं। इतनी सारी सब्जियां बना डाली। नमन ने कहा, बहुत खाना बच गया है माँ आज तो, नीलम से कह दो वे लोग भी ले लें सब्जियां। सुमित्रा जी ने कहा, हीरा ने खिचड़ी बना ली है, खा ही रहे होंगे वे लोग। पन्ना की तबीयत कुछ खराब है तो एक बार खिचड़ी ही बनाते हैं वे आजकल। सब्जियों का क्या है, शाम को खा लेंगे। तुम दोनों रात का खाना खाकर ही जाना, चाहो तो नमन के साथ ही सो जाना, कल घर चले जाना। सब्जियां भी समाप्त हो जाएंगी और बहुत दिनों के बाद राम रसायन में चहल पहल भी हो जाएगी। तीनों दोस्त खुश थे, जैसे मनचाही मुराद मिल गई हो। तभी मयंक को कुछ याद आया और उसने कहा, नमन तुम्हें पता है कुंभज ने
मम्मी के अंतिम समय का तक मजाक उड़ाया है? नमन चिहुक कर बोला, अरे नहीं, क्या हुआ, विस्तार से बताओ। मयंक बोला, मम्मी को अंकल की कविता बहुत पसंद थी, पर वे बार बार सुन नहीं पाई। पापा के बाद उनके मन को वह और भी याद आती। अंतिम समय में उन्होंने आंटी से वही कविता सुनाने के लिए कहा था। बस इसी बात का मजाक बना डाला कि मरते हुए कोई प्रेम कविता कैसे सुनेगा। नमन ने माँ की ओर देखा। सुमित्रा जी बोली, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना तो धर्म होता है। मैंने उसी धर्म का पालन किया। कुंभज जैसे 100-200 लोग भी हंसी उड़ाएं तो भी मैं अपने धर्म से तो डिगूंगी नहीं। उनका मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में वे प्रेम को उस सहजता से नहीं समझ पाईं जैसा उस कविता में व्यक्त है। बस अपना काम करती रहीं। गृहस्थी के हित में पति से जितना लड़ती थीं, वह पति के न रहने पर खलने लगा था उन्हें। पति का उनके प्रति क्या भाव रहा होगा, कैसे सोचते होंगे वह, यह आभास जैसे कविता से मिल गया उन्हें। बस उसे डोर बनाकर ही जैसे दूसरी दुनिया में उनसे मिलने की तैयारी कर रही थी वह मेरी सखी। मयंक ने कहा, कोई भी बात किसी को किसी भी तरह से क्लिक कर सकती है। वैसा ही मम्मी के साथ हुआ। फुर्सत में पूरे ध्यान से सुनी कविता में उन्हें अपने और पापा के रिश्ते की बुनियाद मिल गई। उसी बुनियाद पर उन्होंने परलोक में भी यदि अपने प्रेम का, दाम्पत्य का घर बनाना चाहा तो इसमें असंभव जैसा तो कुछ भी नहीं है। राहुल ने कहा, कुंभज को पूछना पड़ेगा कि उसे अपनी कितनी बार मरे की याद है। बताए तो हमें कि हर बार मरते हुए उसने कैसा कैसा सोचा था। है तो कुत्ता पीटने लायक ही। नमन ने कहा, छोड़ो, उसे पीट कर अपने हाथ गंदे नहीं करने हमें, पर कुछ करना तो चाहिए। सुमित्रा जी ने कहा, किया जा चुका है बच्चों। शुक्ला जी, तिवारी जी, अनिल जी और पिछली गली के भी 2-3 लोग मिलकर गए कुंभज के पास। उसे नोटिस पहले ही भेज दिया गया था कि शिष्टमंडल से मिलना होगा। उसकी रिकॉर्डिंग करी गई है, वह देख लेना। हार कर माफी मांगी कुंभज ने। आगे से कोई अशिष्टता न करने की शपथ ली है। किसी के घर किसी भी धार्मिक आयोजन में जाना भी मना हो गया है उसके लिए। उसका परिवार भी अब उसे लताड़ रहा है, क्योंकि उसकी हरकतों के कारण परिवार को भी निमंत्रण नहीं मिलता। ऐसे उद्दंड लोगों को अलग थलग किए बिना शांतिनगर में शांति का रहना मुश्किल हो गया था। बस अच्छे कामों के लिए सब साथ हो जाते हैं, यह अच्छी बात है। तीनों मित्र सहमति में सिर हिला रहे थे और संतुष्ट होकर वे भविष्य की योजनाओं पर विचार करने लगे थे।